वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का अपोजिशन को 24 घंटे में अदम एतमाद लाने का चैलेंज। वो कहते हैं जरदारी और शहबाज शरीफ अदम एतमाद के लिए बोलियां लगा रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत के 3 MNAs को पैसों की पेशकश की है अपोजिशन ने और ये हाउस ट्रेडिंग होती है। जबकि फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी की अपोजिशन लीडर की रिहाइशगाह पर बैठक और बहुत अहम मुलाकात और इस मुलाकात में बहुत कुछ तय किया गया है, जिस पर हम बात करेंगे। तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन ने अपने MNAs से दस्तखत भी कराना शुरू कर दिए हैं। अदम एतमाद की बात करने वाले बहुत जल्द कहीं नजर नहीं आएंगे। वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान और परवेज़ खटक वज़ीर दिफा हैं। उनका ये कहना है कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम है और रहेगी। हुकूमत को चलता करने के लिए भागदौड़ तेज़ कर दी अपोजिशन ने। कब आएगी तहरीक अदम एतमाद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च बहुत बड़े पैमाने पर होने जा रहा है। उसकी तैयारियां बड़े पैमाने पर ज़ोरों शोर से जारी हैं। इस पर भी हम बात करेंगे कि जो ख़ास तौर पर आज शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और फजल रहमान साहब के दरमियान जो मुलाकात हुई, क्या कुछ तय पाया है। जबकि ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम एक आयद किया है वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ अदम एतमाद के लिए बोलियाँ लगा रहे हैं और पैसों की पेशकश भी कर रहे हैं। अब कितने पैसे दिए हैं जनाब, किनको, ये नाम उन्होंने नहीं बताया कि कौन से वो 3 MNAs हैं हुकूमत के जिनको ये पेशकश की गई है। और इसी पर हम बात करेंगे, गवर्नमेंट के हवाले से उनकी कोशिश करेंगे पूछने की कि जनाब कौन से वो 3 MNAs हैं। और जबकि अपोजिशन की तरफ से जो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है वो मरीम औरंगज़ेब ने ट्वीट भी किया था और बड़ी खबर थी वो, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब भी हमें और हमारे कुछ लोगों को फ़ोन कॉल्स की जा रही हैं और ये नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की भी MQM पर कड़ी तनकीद, और उन्होंने कहा कि एक ऑर्डिनेंस ये भी निकाल दें जिससे पता चले MQM आखिर है किस तरफ। क्योंकि फ़ारूक नसीम जो जिनका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है और वज़ीर कानून है, वो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए, एक कानून लेकर आए। जबकि MQM के ही एक वज़ीर IT मिनिस्टर अमीनुल हक कहते हैं हम इस कानून को नहीं मानते। तो सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि जी MQM का भी पता नहीं चल रहा है। एक तरफ तो हुकूमती इत्तेहादी है और एक गवर्नमेंट अगर एक कानून लेकर आई है वो भी बनाया जो है फ़ारूक नसीम साहब ने पेश किया है वो ऑर्डिनेंस, और उसको MQM मुस्तरद कर रही है। जबकि इस ऑर्डिनेंस के हवाले से पेका ऑर्डिनेंस जो है इसको चैलेंज करने का ऐलान किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। एक तरफ तो इस ऑर्डिनेंस पे बात हो रही है, दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर ही यह है कि तहरीक अदम एतमाद कब आएगी। और बार बार कहा जा रहा है अपोजिशन की तरफ से कि जी नंबर्स हमारे पास पूरे हैं, हम सिर्फ अब डिसाइड ये करना है कि कब पेश करनी है तहरीक अदम एतमाद और उसके बाद क्या कुछ होगा। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और MQM से डॉक्टर महफूज यार खान सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महफूज यार खान साहब। सर, तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन बार बार कह रही है कि जी इस गवर्नमेंट को हमने मज़ीद बर्दाश्त नहीं करना, चलने नहीं देना, और राब्ता ज़ाहिर है सभी से किया है। तो क्या MQM पाकिस्तान से भी कोई राब्ता हुआ है? क्योंकि आमिर खान साहब तो गए थे और बहुत सारे रहनुमाओं से उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन क्या इस दौरान दोबारा भी अपोजिशन ने राब्ता किया MQM पाकिस्तान से और मदद मांगी है, ख़ासतौर पर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से? अभी तक तो कोई बाकायदा दावतनामा या उनकी आमद का वो नहीं हुआ है। अलबत्ता प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि रूस के दौरे के बाद वो हैदराबाद आएंगे। अच्छा, हैदराबाद तो तशरीफ ला रहे हैं, जाहिर है वो आपकी जो मुश्किलात हैं या आपके जो मुतालबात हैं गालिबन उसी हवाले से मनाने के लिए आ रहे हैं। कोई नाराज़गी है आपसे या ये ऐसा ही दौरा है और ये आपकी ख्वाहिश पे किया गया है? ये तो वजीर आजम की ख्वाहिश पे हो रहा है। अच्छा, उनकी ख्वाहिश? कोई ख्वाहिश नहीं थी। अच्छा, उनकी ख्वाहिश है कि हमने तो वो जो मिनिस्ट्री की बात हो रही थी उसको भी इनकार कर दिया है कि हमें अब कोई भी वज़ीरत या वजीर मुमलिकत अब हमें नहीं चाहिए। तो सर जो यही एक भारी पड़ा हुआ हमारे ऊपर। सर भारी पड़ा हुआ है तो छोड़ दें, अब जब वक्त आएगा छोड़ देंगे। अच्छा, वक्त सर 5 साल पूरे करने के बाद आपकी हिदायत पे थोड़ी छोड़ेंगे। नहीं सर, हमारी नहीं, सर हमारी तो हिदायत, सर हम तो सहाफ़ी ज़ाहिर सवाल भी कर सकते हैं। आप तो आवाम की उमंगों में पूरे नहीं उतर रहे सर। आवाम तो ये चाह रही है कि आप लोग अपोजिशन में हो, हुकूमत में रहते हुए आपने काम नहीं किए लोगों के। आवाम की उमंगों में अल्लाह करे हम पूरे उतरे हैं। आज का जो खत है अमीनुल हक का वो आवाम की ही तर्जुमानी कर रहा है, जिसमें हमने कहा है कि ये ऑर्डिनेंस जो है ये वापस लिया जाए। सर ये किससे कह रहे हैं आप? है सर ये ऑर्डिनेंस वजीर आजम से कह रहे हैं। तो सर जिसने ये बनाकर दिया है उनका ताल्लुक तो MQM से। अब देखे हर आदमी की अपनी ड्यूटी है, जिस बात की तनख्वाह ले रहा है वो कर रहा है। तो आप लोगों की ड्यूटी ये है कि एक आदमी आपका एक काम करेगा और आप आवाम में सिर्फ ये कहेंगे कि जी गलत किया जी।
हम देखें जब तनकीद की बात आती है तो उस पर भी हम तनकीद कर देते हैं। तो कर दें सर, आज लेकिन फरूक नसीम पर क्या कह रहे हैं, आज तनकीद क्या कर रहे हैं आप? देखिए, फरूक नसीम को जो हिदायत दी गई उसको उन्होंने ऑर्डिनेंस बनाया। अगर उनको उसूलों का पास रखना होता तो वो कहते नहीं मैं ये नहीं कर रहा हूँ और मैं इस्तीफा दे देता हूँ। हाँ, तो इसका मतलब है आपकी बात दुरुस्त है कि वो उन्होंने उसूलों की पासदारी नहीं की, तो सर इस पर उसूलों की पासदारी न करने पर तो पार्टी का रिएक्शन उनके हवाले से क्या होगा? हमारी पार्टी उनके खिलाफ कोई रिएक्शन यूं नहीं देगी। सर जो ये शख्स काम कर रहा है, जो बना कर लाया है, उसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे आप? सुनो तो सही, अगर हमारे इख्तियार होता तो हम निकाल देते, बुनियादी मेंबरशिप खत्म कर देते। अच्छा, आपके ये भी इख्तियार में नहीं है? हमारे तो ये इख्तियार में नहीं है ना। आपकी पार्टी का नहीं है क्या? हमारी पार्टी के अगर होते तो हमारे साथ मूवमेंट में रहते। वो तो उन्होंने भी वजारत कर दी कि मैं जो हूँ, और ना हमने ये वजारत मांगी थी। नहीं, वजारत तो नहीं मांगी थी, आपने कहा ना हम निकाल सकते हैं। तो यार ये क्या मतलब है? कोई कहीं से फोर्स किया हुआ आपको इसको रखना जरूरी है? निकाला तो फिर मसला होगा आपके लिए। ये तो हम आपको बताएंगे है कहाँ मसला होगा। अच्छा चले ठीक है, समझ गए सर, आपने बहुत कुछ कह दिया और बहुत से सारी चीजें रोक भी ली आपने। हालांकि आप तो सर आप तो जिस तरह ब्लंट बात करते हैं, कभी रोका नहीं आपने अपने जुमले को? नहीं, अभी भी नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन कब इसके कि मैं खुद रोक दिया जाऊं। अच्छा इसका मतलब है कि आपसे भी बहुत ज्यादा कोई अहम है शख्सियत जिसके कहने में सारे काम होते हैं? नहीं, हमारे पास तो कोई सबसे ज्यादा अहम तो हम खुद हैं, जिनकी राय का एहतराम किया जाता है। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, इस पे आसिफ बाजवा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब। भाई साहब, यही बात हो रही है कि ये ऑर्डिनेंस तो चले आया और एमकेएम की बड़ी बात है कि इनका अपना सेनेटर जो लेकर आया है, वज़ीर कानून है फरूक नसीम साहब, उसको वो कह रहे हैं जी हम ज़ाहिर पार्टी से नहीं निकाल सकते, प्रेशर भी है और जाहिर है वो आप बाकी चीज़ें आप खुद समझ लें क्यों नहीं निकाल सकते। वो कह रहे हैं जी हमने उसको वजीर भी नहीं बनाया था, वो तो पीटीआई ने बना दिया और हम क्या करें, और उसके खिलाफ हम एक्शन तो नहीं ले सकते, लेकिन ये कर सकते हैं कि इस ऑर्डिनेंस को, जो पीका ऑर्डिनेंस आया, इसको हम मुस्तरद करते हैं। जबकि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से एमकेएम का मौक़िफ़ ये है, डॉक्टर महफूज यार खान साहब फरमा रहे हैं कि जी हमसे अब राब्ता तो नहीं किया गया अब तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इमरान न्याजी साहब हैं, चूंकि उनका जो अपनी स्टेटमेंट्स हैं, जिनको वो कहते हैं कि मैं उसको तो लीडर ही नहीं मानता, जो अपने बयान से फिरे ना, जो अपने बयान से यू टर्न ना ले, वो कहता है वो लीडर नहीं बन सकता, वो लीडर होता ही नहीं। तो आपके इल्म में है कि उन्होंने एमकेएम के मुतल्लिक कौन कौन सी बातें की और कौन कौन सी बातें ना की। अब तो वो कहते हैं सर नफीस लोग, अब तो वो कहते हैं कि अब तो जो ये जो महफूज साहब है ना, ये बिल्कुल बड़ी क्लियर बात करने के आदी हैं। मैंने कई प्रोग्राम इनके साथ किए हैं। बिल्कुल, तो उन्होंने ये दुरुस्त कहा है कि वो हमसे पूछते भी नहीं, हमसे बात भी नहीं करते। और ये बात दुरुस्त है कि फरूक नसीम साहब जो हैं, उन्होंने एक डिक्टेटर के साथ भी काम किया है, और ये जो कानून है पैका का, ये बिल्कुल काला कानून है और डिक्टेटरशिप से भी ज्यादा है। अगर इमरान न्याजी साहब इस पर बाजवा साहब तवक्कुफ कीजिएगा, ये बात बड़ी अच्छी की, क्योंकि आप भी कानूनदान हैं और डॉक्टर महफूज यार खान साहब भी मुल्क के बड़े कानूनदान हैं, और इन्होंने अगर ये मुस्तरद किया है, फरूक नसीम साहब के अपने एक ज़ाहिर हैसियत है, लेकिन महफूज यार खान साहब भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कवानीन को भी, कानून को भी, और आप भी जानते हैं। तो महफूज यार खान साहब अगर ये कह रहे हैं कि जी मुस्तरद करते हैं, तो इट्स मीन कि ये वाकई रॉन्ग है, लेकिन ज़ाहिर है बस नहीं चल रहा फरूक नसीम साहब पर उनका, वो साफ कह रहे हैं कि जी हमारे बस में तो है नहीं वो। नहीं, वो तो देखे ना, अमीनुल हक साहब को तो ऐसी बात करनी नहीं चाहिए थी। उन्होंने भी ये बात कर दी है कि मैं इसमें नहीं शामिल, और आज ही फवाद चौधरी साहब ने मीडिया टॉक शोज में और मीडिया टॉक में भी ये कहा है कि अमीनुल हक साहब जो थे वो इस कानून को बनाने, ये तो अमेंडमेंट हुई है ना, जो सेक्शन 20 उन्होंने अमेंड किया है, वो कहा कि ये सारी उनके साथ मशावरत हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि अमीनुल हक साहब जैसे ही जिस लेवल पे हैं, इस लेवल पे बैठ के आदमी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपने किया तो कहें कि हमने ये किया है। अगर अवाम और मीडिया के तमाम इदारे और पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन पार्टीज, पाकिस्तान की तमाम बार काउंसिल्स और दीगर जो फंडामेंटल राइट्स की तंजीमें हैं, सब लोगों ने इसको मुस्तरद किया है,
اور ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا قانون ہم نے بنا دیا ہے تو ہم اس کو امینڈ کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہ امینڈمنٹ کے لیے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ تو مانتے ہی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں جو حالات اس قدر سیاسی حالات خراب ہیں کہ ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیجنے کے لیے یہ جو لوگ ان کے ساتھی تھے، جو ان کی کولیجن پارٹیز تھیں، آج دیکھیے نا، آج وہ بھی گومگو کا شکار ہے۔ نہیں گومگو سر، اس میں واجو صاحب، اس میں جو ایک بڑا الزام عائد کیا ہے فواد چودھری صاحب نے، وہ یہ کہا ہے کہ حکومت کے 3 MNAs کو پیسوں کی پیشکش کی گئی ہے۔ تو سر آپ یہ تو پھر خریدار اب شروع ہو گئے، بولیاں لگانا آپ نے شروع کر دی، اپوزیشن کے پاس ایسے نہیں آ رہے MNAs تو آپ لالچ دینا شروع کر دیا آپ نے۔ دیکھیے فواد چودھری صاحب چونکہ اپنے لیڈر سے اپنے آپ کو بڑا لیڈر سمجھتے ہیں اور وہ گھبرا چکے ہیں، وہ گھبرا رہے ہیں، وہ انہوں نے یہ بات گھبراہٹ میں کی ہے۔ ان کی جو باڈی لینگویج تھی، میں ان کو دیکھ رہا تھا جس طریقے سے جو بات کر رہے تھے، یہ بالکل بات ان کی غلط ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے، اور کسی بھی طریقے سے یہ بات وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ ہم نے نہ کسی کو کوئی پیسوں کی آفر کی ہے، ان کے تو آدمی خود ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج ہم نے عمران نیازی صاحب سے جان نہ چھڑائی تو سر کیا نمبر باجو صاحب کے پاس کس منہ سے جائیں گے؟ باجو صاحب کیا نمبرز پورے ہو چکے ہیں آپ کے پاس؟ سر نمبر تو جو ہے نا وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور اگر نمبر کمپلیٹ نہ ہوتے تو اس سے پہلے 3.5 سالوں میں ہم نے کبھی بھی تحریک عدم اعتماد کی بات پرائم منسٹر کے خلاف نہیں کی۔ اگر نمبر پورے ہوئے ہیں تو پھر ہم نے یہ بات کی ہے۔ سر نمبر پورے ہو گئے تو سر آپ یہ بتا دیتے ہیں کم از کم ہمیں پروگرام کے دوران ہی کہ کیا اسی منتھ یعنی کہ فیب میں ہی تحریک عدم اعتماد آ جائے گی؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ آج 23 تاریخ ہے، صرف 5 دن رہتے ہیں اس ماہ کو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی بات ہم نہیں کر سکتے، اور اس بات کا تقریباً کسی بھی درجے کی لیڈرشپ کو، ماس وائڈ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو پتا ہے، ان کی سٹریٹجی انہوں نے بنانی ہے کہ کس موقع پہ، کس دن، کس وقت ہم تحریک عدم اعتماد پیش کریں گے۔ اور آپ دیکھ لیں نا علی سرور صاحب کہ آپ کو شاید یاد ہو کہ کتنی دیر ہو گئی یہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس جو ہے، سیشن جو ہے ختم ہوا ہے، تو ابھی تک وہ یہ چلا نہیں رہے۔ یہ اسی وجہ سے ہے۔ اس پہ واپس بھی میں آتا ہوں۔ امجد آفریدی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، مصطفیٰ بلوچ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ امجد آفریدی صاحب آپ کیا کہیں گے اس پر، خاص طور پر آج جو الزام عائد کر دیا فواد چودھری صاحب نے اپوزیشن پر کہ جی 3 MNAs کو پیسوں کی پیشکش کی ہے اپوزیشن نے، اور ظاہر ہے وہ تو عدم اعتماد لانے کے لیے وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو نمبرز پورے ہو گئے، ایسے موقع پر یہ اس طرح کا الزام اتنا بڑا عائد کرنا؟ جی السلام علیکم جی اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، آج جو انہوں نے الزام نہیں حقیقت بیان کیے، جس طرح سے سینٹ کے اندر خرید و فروخت ہوئی ہے وہ تو میڈیا پر دیکھا سب نے، خرید و فروخت گیلانی صاحب کا بیٹے جس طرح سے خرید و فروخت کر رہے تھے، اور یہ تو عام بات ہے، پیسے دیے جاتے۔ دوسرا جو عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں، یہ لے کر کیوں نہیں آتے یہ مجھے بتائیں۔ یہ تو جب حکومت ہماری آئی تھی انہوں نے کہا 3 مہینے بعد حکومت ختم ہو جائے گی، 6 مہینے کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی، سال بعد، 2 سال، 3 سال، اب 4تھا سال گزر رہا ہے۔ یہ گھبرائے ہوئے ہیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں ان کے کیسز کے فیصلے آنے، اور ان کی کرپشن پکڑی جانی ہے۔ 5 سال خان صاحب نے لگا لیے، انشاءاللہ اگلی حکومت بھی وزیر اعظم عمران خان کی ہوگی۔ اور ابھی کی آپ یہ دیکھیں، پہلی بار رشیا میں 32 سال کے بعد وزیر اعظم کے پوری دنیا کے ساتھ جو نہیں سر نہیں امجد آفریدی صاحب 2011 میں آصف علی زرداری صاحب بھی تشریف لے گئے تھے، رشیا گئے تھے۔ جی بالکل، 32 سال کے بعد کسی وزیر اعظم جا رہا ہے سر یہ فیک نیوز ہے آپ کے پاس، یہ دیکھ لیں کاروائی بھی ہو جائے کہ آپ لوگوں نے پیک آرڈیننس بھی لے آئے۔ وہ 23 سال کے بعد سر پاکستان کے تو تھے نا سر، پرائم منسٹر کبھی نہیں گیا، میں پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں، پرائم منسٹر کبھی نہیں گیا۔ 23 سال ہو گئے پرائم منسٹر کو، 23 سال ہو گئے، صدر کا دورہ تھا۔ سچویشن چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر، جس طرح سے ہمارے چائنا کے ساتھ تعلقات ہو رہے، جو ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس وقت پوری دنیا میں، وزیر اعظم عمران خان کو دیکھا جا رہا ہے کہ آگے پورا دنیا دیکھ رہا ہے اس وقت
यूक्रेन अच्छा, वो तो सही है, ठीक है, खित्ते में जो सूरत हाल है वो तो आफरीदी साहब, खित्ते में जो सूरत हाल है वो बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस आप लेकर आए ना पेका, सर इसको मुस्तरद कर दिया है आपकी अपनी इत्तेहादी एमक्यूएम ने भी, जिन्होंने बनाया था फरूक नसीम साहब, उनको बारे में भी महफूज यार खान साहब भी ज़ाहिर खुद भी बड़े मारूफ लॉयर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी कहा है कि जी देखिए अब फरूक नसीम साहब के हवाले से ऑन करने को भी वो तैयार नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं इस ऑर्डिनेंस को तो हमने मुस्तरद कर दिया। अमीनुल हक वजीर हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये गलत है, इसको फिर वापस लेना चाहिए आपको। देखिए, फेक न्यूज का मामला, इससे मुल्कों में ये फेक न्यूज के हवाले से इतनी, आप देख लें कि इसकी वजह, जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ये तो इसमें तो अफवाहों के जरिए, और जो घर से उठा उसने अपनी मर्जी से लगा दिया, जिस तरह से अभी खातून अव्वल के हवाले से कहा गया, मुराद शहीद के हवाले से डिस्कस किया गया। ये देखें, सियासतदान अगर किसी को कोई तकलीफ है, मुराद शहीद से तकलीफ है, तो मुराद शहीद के खिलाफ बात करे ना, उसकी बहनों का क्या कसूर है, वो कोई नहीं, ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है, फैमिली डिस्कस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, फैमिली डिस्कस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त है, किसी की फैमिली डिस्कस नहीं होनी चाहिए, और ज्यादतियात पे ना जाए, बिल्कुल पार्टी की पॉलिसीज पे बात करें, उसकी कारकर्दगी पे बात करें कि जी आपने ये नहीं किया। बात करते हैं हम, बिलावल जरदारी साहब की बात करते हैं हम, नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं हम, तो मरियम बीबी की भी, हालांकि वो पॉलिटिक्स में, हम वो भी उनके खिलाफ इस तरह के बयानात नहीं देते जिस तरह की ये, हालांकि ये नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है, नहीं अफरीदी साहब, मसला ये है कि मरियम नवाज साहिबा के बारे में तो आपके अली अमीन गंडापुरी साहब ने बड़ा कुछ कहा है, वो ठीक है उस पर, लेकिन इस पर मुस्तफा बलोच साहब आप क्या कहेंगे? खासतौर पर हम बात करें अदम एतमाद के हवाले से, और इल्जाम आज आयद कर दिया फवाद चौधरी साहब ने कि 3 MNAs को पैसों के जरिए खरीदने की कोशिशें हो रही हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब अदम एतमाद के लिए बोलियां लगा रहे हैं। पहले तो ये अमजद आफरीदी साहब जो बात कर रहे थे कि बड़ा जैसे कोई पीटीआई में बड़ा लोगों की माओ बहनों की कोई इज्जत रखी जाती है, बड़ा एहतराम किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तारीख है, जो पीटीआई की तारीख है, जो एक शाह तारीख है, उनमें इन्होंने किसी खवातीन की, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे आप मेन स्ट्रीम मीडिया में देखें, इन्होंने कभी इज्जत नहीं की। इन्होंने खान साहब ने कुलसूम नवाज, जो नवाज शरीफ साहब की जो वाइफ थी, उनके बारे में उनकी क्या राय थी, उन्होंने तो उनको भी नहीं बख्शा था। इन्होंने मरियम नवाज के लिए क्या जुबान इस्तेमाल की, इन्होंने मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हवाले से शेख रशीद साहब ने और बहुत कुछ लोगों ने कुछ कहा है, बिल्कुल बारे में गलत जुबान इस्तेमाल की। आज जब इन पे आई है तो इनको जो है ना वो तकलीफ हो रही है। भाई आप जैसा करेंगे वैसा भुगतेंगे, ये बात याद रखें। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। सेकेंडली, अगर आज इनकी हुकूमत डामाडोल है, अगर आज इनके नंबर्स जो है वो हाथ से निकल रहे हैं इनके, नहीं तो मुस्तफा बलोच साहब ये तो बार बार चैलेंज कर रहे हैं आपको। फवाद चौधरी ने आज भी चैलेंज किया कि जी 24 घंटों में ले आए, अगर ला सकते हैं तो लग पता जाएगा आपको। लेकिन फवाद चौधरी साहब जो है ना वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन रहे हैं, और वो सिर्फ इमरान खान को कुएं की तरफ ले नहीं जा रहे, लेकिन आखिरी धक्का भी वही देंगे। ये मेरी बात आप याद रखिएगा। ये वो शख्स है जो किसी पार्टी के साथ वफादार नहीं रहा, किसी लीडरशिप के साथ वफादार नहीं रहा, इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो इनकी बातों में तो आप सीरियस ले ही ना। असल सिचुएशन ये है कि इनके लोग बेजार हैं, खुद वो अपने हलकों में जा नहीं पा रहे। यही वजह है कि वो खुद ऑपोजिशन जमातों से राब्ते में हैं। इसमें अगर आज वो हमसे राब्ते में हैं तो ये एक खुशाइन बात है। इसकी वजह यह है क्योंकि ग्रास रूट में लोग भी परेशान हैं, लोग भी बसदान है। ये अदम एतमाद अवाम का है, ये अदम एतमाद MNAs का नहीं है, ये अदम एतमाद अवाम का है, 22 करोड़ अवाम का है इमरान खान के खिलाफ, जिसने इस मुल्क को माशी तौर पे तबाह कर दिया है। आज ये यूक्रेन और रशिया का जो है ना वो मुआहदा करने के लिए या उनके बीच में रोल अदा करने के लिए जा रहे हैं। ये बताएं इन्होंने कश्मीर के लिए क्या किया? कश्मीर के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने कश्मीर के लिए कोई रोल प्ले किया सिवाय यूनाइटेड नेशन में स्पीचेस करने से या 2 मिनट की खामोशी से? कश्मीर के लिए क्या किया? कश्मीर का सौदा तो इमरान खान ने कर लिया। अच्छा, आज मुस्तफा साहब, आज वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने भी MQM पर जो कड़ी तनकीद की है, उसमें उन्होंने कहा कि एक ऑर्डिनेंस ये भी निकाल दें जिससे पता चले MQM है किस तरह, क्योंकि फरूक नसीम साहब एक आमिराना कानून लाए हैं, जबकि इनके अपने वजीर अमीनुल हक कहते हैं हम इस कानून को नहीं मानते, पता चले MQM किस तरफ है। तो अब महफूज यार खान साहब तो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स जो है ना वो छोड़नी पड़ेगी। अच्छा। समझ में नहीं आता, ये कराची का केस की प्लीड करते हैं, लेकिन कराची में 3-4 साल से खान साहब ने 1 रुपया भी नहीं दिया है। कराची में कोई एक फेडरल प्रोजेक्ट बता दो जो इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत पर दिया, नहीं दिया। पूछ लेते हैं महफूज यार खान साहब, वाकई ये 3.5 साल में कराची को इमरान खान साहब ने आप लोगों को जाहिर है कुछ दिया होगा तो यकीनन पता होगा। हम तो लॉलीपॉप पर जिंदा है, अभी भी चूस रहे हैं। अच्छा, सही बोल रहे हैं, इसका मतलब मुस्तफा बलोच साहब के लॉलीपॉप दिया हुआ है। वो
वो जहाँ पैसा खर्च होगा वो चीजें आपके अखबारात की भी हेडलाइन होंगी और पीटीआई के जो अहबाब हैं वो भी उसको बताएंगे और एमक्यूएम वाले भी, हम भी ढोल पीटेंगे। जब कुछ होगा तो करेंगे ना। तो सर नासिर शाह साहब फरमा रहे हैं कि एक ऑर्डिनेंस ये भी निकाल दें कि एमक्यूएम पता चले है किस तरह अपोजिशन की तरफ है, हुकूमत की तरफ है। ये नासिर शाह साहब से कहें कि वो इस सिलसिले में पहल करें। पहले पीपुल्स पार्टी का बता दें कि वो अपने जो इस वक्त जो अपना मुलाकातें हो रही हैं तो ये पीडीएम के साथ चलेंगे या रास्ते में कहीं और निकल जाएंगे। सर वो तो मुकम्मल तौर पे एक पेज पे नजर आ रहे हैं, नून लीग और पीपुल्स पार्टी। ये तो उस दिन की बात मैं कर रहा हूँ जिस दिन केबल होगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अच्छा, तो आपको लगता है ये कि जिस दिन नो कॉन्फिडेंस की तहरीक आएगी तो ये लोग सब बिखर जाएंगे? नहीं, मुझे एक शुबा हो रहा है कि इसमें जो शिद्दत नहीं आ रही है और मीटिंग पे मीटिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं तो कोई तो ऐसा मसला है, वरना इनको अब तक रिक्विजिशन जमा करा देनी चाहिए थी कौमी असेंबली के इजलास की, क्योंकि जो तारीख दी गई थी उससे ये आगे बढ़ गया है। तो रिक्विजिशन का इजलास इसी बुनियाद पे कॉल करते कि हम हस्ब इख्तिलाफ जो है। अच्छा, आपको शकूक शुबात है? सर मैं छोटा सा ब्रेक ले लूँ इस पर, भाई साहब आपसे भी और अमजद हफीज साहब आपसे भी हवाले से ज़रूर मैं पूछूंगा, और मुस्तफा बलोच साहब भी मौजूद हैं। अदम एतमाद आखिर कब पेश की जाएगी? क्योंकि बार बार कहा जा रहा है नंबर्स हमारे पास पूरे हैं, नंबर्स पूरे हैं, तो अदम एतमाद आखिर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि गवर्नमेंट के अब तो वजीरों ने चैलेंज करना शुरू कर दिया है। अब परवेज खट्टर साहब भी कह रहे हैं तहरीक अदम एतमाद नाकाम है और रहेगी। फवाद चौधरी साहब ने तो कहा जी मैं चैलेंज करता हूँ, लेकर आएँ, लग पता जाएगा। इस पर बात करेंगे, छोटे से ब्रेक की बात करें, मच जाएगा, देखते रहिए अल खबर। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। जी बाजवा साहब क्या कहेंगे इस पर आपके? ये तो अमजद हफीज साहब यही कह रहे हैं कि जी चैलेंज है हमारा बिल्कुल, और इस तरह अली मोहम्मद खान साहब का बयान भी हमारे सामने है जिसमें उन्होंने कहा अदम एतमाद की बात करने वाले बहुत जल्द कहीं नजर नहीं आएंगे, जबकि परवेज खट्टर वज़ीर दिफा हैं वो कह रहे हैं जी तहरीक अदम एतमाद नाकाम है और रहेगी। सर ये गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं, एक तरफ तो आप दावे कर रहे हैं कि जी आपके पास नंबर पूरे हो गए हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं, खुद आपसे राब्ते कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जब गवर्नमेंट के लोगों से बात की जाए तो वो पुरएतमाद हैं, वो कह रहे हैं जी ये ला ही नहीं सकते अदम एतमाद। देखिए बात यह है कि आपने आज देख लिया कि इन्होंने सैलरीज जो थी पहले 2 साल से सैलरीज नहीं बढ़ाई है वाम की, सरकारी मुलाजमीन की, इन्होंने आज अनाउंस कर दिया कि हम सैलरीज बढ़ा रहे हैं। और इससे पहले इन्होंने अपनी जो इनकी इत्तेहादी पार्टीज थी उनको मुख्तलिफ किस्म की वजारतों की पेशकशें भी की गई। एमक्यूएम ने तो मना कर दिया सर, और उनके साथ मुलाकातें भी की गई। जो बात करते हैं कि ये बड़े सेटिस्फाइड अपने आप को नजर पेश करते हैं, तो कतई तौर पे ये अब घबराए हुए हैं, ये सेटिस्फाइड नहीं है। हमारे नंबर पूरे हैं, लेकिन मैं आपको अर्ज करूं इसके लिए हम बेहतर वक्त का इंतजार कर रहे हैं, ताकि जो हमारे साथ लोग शामिल होने जा रहे हैं, ये चूंकि सियासत है, सियासत में कुछ लो और कुछ दो, कि किसको कौन सी कोई अगर कोई डिमांड करते हैं कि हमें ये सीट चाहिए, हमें ये वजारत दें, हमारे साथ हमारी ये शरायत है, या हमारे ये जो भी शरायत होंगी दोस्तों की, उसके लिए, और जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं ये तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर कर रहे होते हैं। और आज भी आपने मीडिया पे देख लिया कि मौलाना फजल रहमान साहब की चौधरी बरादरान से मुलाकात हुई और उन्होंने सर यही तो सवाल है बाजवा साहब कि ये बार बार मुलाकातें आसिफ अली जरदारी साहब की, शहबाज शरीफ साहब की चौधरी बरादरान से, उसके बाद हम देखते हैं कि जी जहांगीर तरीन से खुफिया मुलाकात हो गई, फिर राब्ते कर रहे हैं दीगर इत्तेहादियों से। इत्तेहादी तो अब तक यही बयान दे रहे हैं जी हम तो गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपका सारा फोकस था जहांगीर तरीन पर और चौधरी बरादरान पर, वो दोनों अभी तक गवर्नमेंट के साथ हैं। सर मैं अर्ज करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट में हमें मैक्सिमम 10 वोटों की जरूरत है, मैक्सिमम, ठीक है जी। एमक्यूएम के 7 वोट हैं, तो एमक्यूएम तो आपके साथ नहीं है सर। मेरी सारी बात सुन लेना सर, मैं अर्ज कर रहा हूं, ये पॉलिटिक्स है, ये सियासियात है। हम इस तरह तो नहीं कर सकते कि हर चीज को मीडिया पे ओपन कर दे। और आज ही स्टेटमेंट आई है, इससे पहले कभी स्टेटमेंट नहीं आई पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों कायदे आजम की,
चौधरी बरादरान की, कभी भी उनकी स्टेटमेंट नहीं आई कि हमारे साथ 10 MNAs हैं। आज उनकी टीवी पे नेशनल लेवल के बिल्कुल बिल्कुल, फजल रहमान साहब को बताया भी है कि हमारे साथ 10 से 11, सर मेरी बात सुन लें, उनका 10 से 11 MNAs हैं। 10 आदमी उनकी जमात से इलेक्टेड नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि 10 MNAs हमारे साथ मौजूद हैं। अगर 10 आदमी अकेली काफिले के साथ आ जाए और जो आजाद इराकीन है वो आ जाए, तो मैं कहता हूं कि जरूरत तो पड़ेगी हमें, लेकिन मैं ये समझता हूं भाई साहब, आप अगर चौधरी बिरादरान की बात कर रहे हैं तो चौधरी बिरादरान ने ये भी तो कहा है कि जी 5 बंदों में हमें 2 वजारतें मिल चुकी हैं, एक स्पीकर भी बन गया, आप बताइए क्या देंगे हमें? तो क्या वज़ीर आला पंजाब बनाएंगे चौधरी परवेज इलाही को आप? नहीं सर, ये डिपेंड करता है। हो सकता है कि उनकी ये ख्वाहिश ना हो कि वो चीफ मिनिस्टर बने, और हो सकता है कि उनकी कोई और ख्वाहिश हो। क्या है सर वो ख्वाहिश? आपको तो पता होगा सर। ये चूंकि ये किसी ने अपनी तरफ से कोई चीज देनी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली अगर इलेक्टेड पर्सन हमारे साथ होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो स्पीकर भी, डिप्टी स्पीकर भी, किसी भी तरह घर भेजने के लिए हर किस्म की पेशकश आप लोग कर रहे हैं। किसी भी तरह खान साहब जान छूट जाए और उनको लेने के लिए इत्तेहादियों को आप बड़ी बड़ी पेशकशें हो रही हैं। इसका मतलब तो बात दुरुस्त है फवाद चौधरी साहब की कि पैसे भी खोल दिए हैं जी, बोरियों का रुख खोल दिया आपने, बोलियां लगा रहे हैं लोगों की। देखिए, अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि कौन जो है वो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार होंगे। एक छोटी सी खबर चली है मीडिया, शहबाज शरीफ साहब के नाम, शायद जरदारी साहब ने इनकार कर दिया। जरदारी साहब ने मियां शहबाज शरीफ साहब का नाम सुजेस्ट किया है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस की बात नहीं की गई। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौकफ यह है कि हम इक्तदार में नहीं आना चाहते। हमारा एजेंडा तो ये है कि नए इलेक्शन की तरफ मुल्क जाए, ताकि जो इलेक्टेड लोग आए, जो असल हकदार हो पाकिस्तान की रियासत को चलाने के, जिनको अवाम वोट दे, जिनके डब्बे में वोट पड़े उसी का डब्बे का गिना जाए, ताकि असल जो इलेक्टेड लोग हों वो हुकूमत चलाएं। हमें ख्वाहिश नहीं है इस वक्त। अच्छा, ख्वाहिश नहीं है, ख्वाहिश नहीं। अब अमीर आफरीदी साहब सर अच्छा, सबसे पहले बाजवा साहब को कहूं कि घबराना नहीं है। अच्छा, अगली बारी भी इंशाल्लाह हमारी है, अगले 5 साल भी हमने लगाने। दूसरा, मेरा भाई नौजवान है अब्दुल्ला बलोच, मैं इनसे कहना चाहूंगा, मेरे भाई ने जो बात की सबसे पहले जाती उसके फेक न्यूज के हवाले से और जाती ब्लेम गेम की, ये देखे, हमने जहाज से तस्वीरें किसी की नहीं फेंकी, ना ही हमने किसी को पीली टैक्सी का। ये दोनों जमातें आपस में लड़ती रही एक दूसरे को। आज ये दोस्त बने हुए हैं जाती मफादात के लिए, और आज भी तय नहीं कर पा रहे। सर आप भी तो एमकेएम को सर आप भी तो एमकेएम को दहशतगर्द कहा करते थे। आज आप नफीस लोग कह के साथ मिला लिया आपने। आप चौधरी परवेज इलाही को, सर चौधरी परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, आज आपने स्पीकर बना लिया। देते रहे, पूरी जिंदगी ये गालियां देते रहे, आज उनके पास बैठे हुए। दूसरा, मेरा भाई बात कर रहा है कश्मीर और उसकी, नवाबशाह में जीते जागते 7 लोगों को कत्ल कर दिया है, कोई पूछने वाला नहीं है। गटर के अंदर से बच्चों की लाशें मिल रही हैं, कोई इन्हीं के हलकों में जहां से काउंसलर, चेयरमैन, एमपीए, एमएनए, इनके सूबाई हुकूमत भी इनकी है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई सिंध चोरों के हवाले कर दिया है, जगह जगह पर डकैतियां हो रही हैं। कोई तो आप लोग लॉन्ग मार्च निकाल तो रहे सर घोटकी से कराची? बिल्कुल, हम लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं और हम इन्हें बताएंगे। ये इस्लामाबाद जा रहे हैं, जाए, हम इनसे बड़ी तादाद सिंध में लेकर आएंगे। सिंध असेंबली का घेराव होगा और हम अगला लाएमल वहीं बैठकर बनाएंगे। सिंध हुकूमत नायल, ये तो बड़ी अहम बात कर रहे हैं सर, ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं मुस्तफा बलोच साहब। आप निकलेंगे कराची से इस्लामाबाद की तरफ, ये घोटकी से आ रहे हैं कराची और असेंबली का घेराव करेंगे। सर आप वहां घेराव करके बैठे होंगे, ये यहाँ। दूसरा, नून लीग फेल हो चुकी है, अब जा रही है पूरी जिंदगी चौधरियों को बुरा भला कहती रही और उनके पास जाके मिन्नत समाजत कर रही है, पांव पकड़ रहे हैं। और ये देखें, हुकूमती इदारों के खिलाफ जिस तरह से लोगों को भड़का रहे हैं, गलत गाइड कर रहे हैं, उन्हीं के पांव पकड़ते हैं। ये उन्हीं की पैदावार है, उन्हीं की नर्सरी से पल कर आए, आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तीसरा, महफूज यार खान साहब हमारे भाई हैं, मुझे ये इनके अपने ओपिनियन अलग है, इनकी पार्टी के ओपिनियन अलग है। इनकी पार्टी सर ये तो साफ कह रहे हैं कि हमें तो लॉलीपॉप दिया हुआ है, आपने कुछ भी नहीं दिया।
नहीं 6 करोड़ रुपए आप पता करें इनके एमएनएस से। अच्छा, आज बात निकली है ये तो सर, आज बात निकली 6 करोड़ रुपए। महफूज यार खान साहब 6 करोड़ रुपए लेके आपके एमएनएस बैठे हुए इमरान खान साहब से, मतलब फिर कहाँ गए वो पैसे सर? वो कि हम लोगों ने अपने जाती अकाउंट में डाल दिए, डेवलपमेंट के काम है वो कर रहे होंगे। अच्छा, पता ये नहीं कि आपको भी नहीं कहाँ हो रहा है। फिर कहे कि लॉलीपॉप पे चला रहे हैं उस पे। देखें इनकी जो राय है, इनकी पार्टी की राय अलग अलग है सर। अब आप सुन तो लीजिए, 6 करोड़ रुपए। कल हम अमन व अमान की सूरत हाल पर एक रैली निकाल रहे हैं बाबा जिना से, और आईजी के ऑफिस पे जाके वो खत्म होगी, वहीं पर ब्रीफिंग होगी, ताकि ये शहर में जो गुंडागर्दी लूटमार का बाजार गर्म है, तो बाद जगह तो ये सिपाही जो है काली भेड़ें, बाद जगह एसएचओ उसमें शरीक हैं, उनके खिलाफ ये एक हमारा इन्होंने तो भर्ती किए हुए हैं। देखिए वजीर आला साहब का एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि हम जिस थाने की हदूद में चोरी डकैती होगी एसएचओ को मुअत्तल कर देते हैं। आपको नहीं पता पाकिस्तान के कराची के अंदर खास तौर पर सिंध में 70% लोग एफआईआर काटते नहीं है, और 30% जो लोग जाते हैं एफआईआर के लिए उनकी एफआईआर होती नहीं है, और जिनकी अगर ये एफआईआर हो जाए तो जो वजीर आला के खिलाफ हम कटवा रहे थे वो एफआईआर अभी तक नहीं हुई है। पुलिस सियासी भर्ती हुआ है, इन्होंने इंटीरियर से लाकर अपने लोग भर्ती किए हुए हैं। ये सर, ये जो मकामी गैर मकामी मुस्तफा बलोच साहब, ये सुन रहे हैं आप एमकेएम और तहरीक इंसाफ की जो बात है कि कराची में खासतौर पर जाहिर है ये तो बहुत बड़ा मसला हो चुका है, इस पर तो काबू पाया जाना चाहिए, लेकिन इस पर अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा कार्रवाई होती। पहले तो अमजद साहब को मेरा एक बरादराना मशवरा है कि जब आप अपनी बात कर लें तो अगले को बात करने का भी मौका दिया करें, वरना इस तरह मजा नहीं आएगा। तो सर इनको भी फिर मौका दें, पूरा 5 साल करने दें सर, फिर आप कर लीजिएगा। अच्छा, नहीं बिल्कुल। अच्छा, अब बात ये है कि ये हमसे कह रहे थे कि भाई फलाना पार्टी ने आपके बारे में ये कहा था, आज उसके साथ हैं आप, फलाना बंदे ने ये कहा था। आमिर लियाकत ने खान साहब के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। मेरे ख्याल में यूट्यूब पे उसकी जो है वो बेशुमार वीडियोस अवेलेबल। सर उसने तो जो कुछ कहा मुस्तफा बलोच साहब, वो आजकल एक और के बारे में बानी मुत्तहदा के हवाले से कह रहे हैं कि वही मेरे कायद हैं, लेकिन फिर भी वो पीटीआई के हिस्सा हैं। समझ नहीं आ रहा, ये तो मुझे आफरीदी साहब बताएंगे कि क्यों कह रहे हैं सब। नहीं अली, लेट मी कंप्लीट। लेकिन फिर भी वो इस पीटीआई का हिस्सा है, क्योंकि खान साहब को इस वक्त उनकी भी जरूरत है। खान साहब वो खान साहब नहीं रहे, खान साहब को भी अपने एक उस शख्स की जरूरत है जिनके बारे में उनकी कुछ राय मुख्तलिफ हुआ करती थी। चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में जो खान साहब ने अल्फाज बयान किए हैं वो तो हम बता नहीं सकते यहाँ पे, वो तो उनके बेटे में शायद ज़र्फ है जो वो शायद वो कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद है खान साहब का जो रवैया रहा है बाकी पार्टियों के साथ, चाहे वो चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में रहा हो, चाहे वो एमकेएम के बारे में रहा हो, और यही एमकेएम थी ना जिसने कराची की गलियों में खान साहब के खिलाफ वॉल चॉकिंग की थी और खान साहब को आने नहीं दिया था। आज वो आपके जो है वो शीरो शकर हो गए हैं, आज वो आपके साथ बैठे हैं, क्योंकि आपको हुकूमत चलानी है, आपको मजे लूटने हैं, आपको करप्शन करनी है, आपको जरूरत है मुत्तहदा की, आपने वजारतें दे दी हैं उनको। अब आप हमें सबक ना सिखाएं कि किसके साथ मिलना है, किसके साथ नहीं मिलना है। हम अगर मिले हैं, हमारा आज भी पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, पीपल्स पार्टी इंडिविजुअल सियासत कर रही है। लेकिन आप जैसे नाअहल नाकारा हुकूमत को अगर निजात दिलानी हमें इस अवाम को आपसे, उसका भी बता दें। कराची के हवाले से जो सूरत हाल है इस पर भी बात नहीं कर रहे आप सर मुस्तफा बलोच साहब जी? कराची की जो सूरत हाल है, जो लोग परेशान हैं, रोजाना डकैती की वारदातें, पिछले 50 दिन में 11,000 से जायद लोगों के मोबाइल फोन चुने गए हैं, 500 जायद गाड़ियां छीन ली हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी क्या वजह है? उसकी क्या वजह? उसकी बुनियादी वजह यही है कि लोगों में जब घर में आपके रोटी नहीं होगी, खाना नहीं होगा, लोग बेरोजगार होंगे तो क्या करेंगे लोग? आप बताएं ना, एक कॉमन सेंस की बात है। आज अगर लोग इस माशी बदहाली में कराची क्या उसके शिकार नहीं है, लोग बेरोजगार नहीं हो गए, लोगों के घर में चूल्हे नहीं चल रहे, तो आज वो क्या, वो जाहिर है वो जो कर रहे हैं वो गलत है, वी कंडेम दैट। और सीएम साहब ने इसकी तशवीश का इजहार किया है, लेकिन पॉइंट इज इसका रीजन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। ये हुकूमत जाएगी, मतलब इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत कसूरवार है, सूबाई हुकूमत कसूरवार नहीं, ये कहना चाह रहे हैं आप? इंतजार में देखिए, ये हम एक तरीके से क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं ना, कि जब मुल्क में महंगाई जो होगी, मुल्क में रोजाना 12-12 रुपए पेट्रोल बढ़ता जाएगा, मुल्क में आटे चीनी का कोई हिसाब किताब नहीं होगा, मुल्क में जो है वो चीजें आसमानों की तरफ उनकी कीमतें पहुंच जाएंगी, तो लोग क्या करेंगे? लोग गलत तरफ ही पहुंचेंगे ना। महफूज यार खान साहब, ये जो जवाब दे रहे हैं मुस्तफा बलोच साहब,
भाई मैं मुस्तफा बलोच साहब को ये अर्ज करूं कि अगर पीपल्स पार्टी इस शहर के साथ सिंसियर होती तो यहाँ पर मुकामी पुलिस रहती। अंदरूनी सिंध से भर्ती किए गए पुलिस को अब ना हमारा या पुलिस वाला हमारा है, ना डाकू हमारा है, ना फकीर हमारा है। सब दूसरे जगहों से आकर इस शहर को अपना हक समझ के खा रहे हैं। हमारा वो टैक्स है सिर्फ जिससे इन तमाम लोगों को हम तनख्वाहें देते हैं, इस मुल्क में चलाते हैं। वजीर आला को भी इसी से तनख्वाह मिलती है, तमाम वजारतें चल रही हैं, असेंबली के मामला चल रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वजीर आला सिंध और जो उनकी काबीना के लोग जो हैं वो इस पे तवज्जो दें। मुकामी पुलिस होती तो शायद हम डाकुओं को रास्ते में ही पकड़ लेते, बल्कि एक जगह मैंने देखा है कि कोई डाकू भाग रहे थे तो किसी शहरी ने उनको गाड़ी से हिट कर दिया। तो अगर लोगों का ये जज्बा उभर गया और उन्होंने डाकुओं को वहीं पे मारना शुरू कर दिया, तो इससे कबल भी बहुत सारे वाकयात हुए थे कि लोगों ने आग जला दिया था बिल्कुल डाकुओं को। तो अब अगर लोग इतने बेबस हो जाएंगे तो उनके पास यही एक हथियार रह जाएगा कि जो आदमी जहाँ पकड़ा जाए उसको वहीं पर उसको उसकी सजा मिल जाए। ये तो हुकूमत का काम था ना। अच्छा, महफूज यार खान साहब, इस वक्त जो पोजीशन है पूरे मुल्क में, बिलखुसूस जितने भी सियासी पार्टियां हैं वो सारी अदम एतमाद और इस तरह की बात हो रही है, तो आप लोग क्या इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी, आपको तो खैर आप कह दिया आपने, तो हमें तो लॉलीपॉप देख के इमरान खान साहब ने खामोश करा दिया है, तो आप ये समझते हैं कि कारकर्दगी नहीं करा दिया? अच्छा, खामोश नहीं करा दिया। अभी तो हम जो रह गए हैं चीजें, जो असद उमर साहब और गवर्नर साहब जाके बार बार रिपीट करते हैं, वो पैसे तो आ जाना नहीं अकाउंट में। अच्छा, पहले पैसे लेंगे फिर छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे नहीं, पहले तो पूरे वसूल लेंगे फिर उसके बाद सोचेंगे। अच्छा, ये भाई साहब सुन लें, वो कह रहे जी हम तो इंतजार कर रहे हैं, पहले वो जो पैसे हमसे वादे किए गए वो देंगे तो फिर सोचते हैं हम क्या करना है। सर बात वादों की नहीं है, पैसों की बात नहीं है। जितनी दफा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराची को पैकेज दिए अरबों खरबों के, 2 दफा वो दौरे पे गए और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शहर को, जो मुआशी हब है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री वहां पे कायम है, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट सबसे वहां पे है, तो उस शहर को जितने वादे किए आज तक एक भी वादा वो पूरा नहीं कर सके। और यही वजह है कि जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं वो उनके साथ नाला हैं, क्योंकि वो ये लोग समझते हैं कि हम जब वापस जाएंगे अवाम के पास तो हम क्या बात करेंगे। लेकिन बाजवा साहब, ये जो अफरीदी सर, वो अफरीदी साहब ने बता तो दिया कि एमकेएम के जो एमएनएज हैं उनको 6-6 करोड़ दे तो दिए, फिर क्यों शोर कर रहे हैं? नहीं सर, ये बात सुने, ये चले उनकी बात है, उन्होंने कह दिया करो। बात तो यह है कि देखे ना कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए, कौन सी डेवलपमेंट शुरू की। अच्छा सर, आप भी बता दें, आपके बारे में भी कहा कि चौधरियों के पांव पकड़ लिए, सर ये मतलब अब सियासत यहां तक पहुंच गई है? सब नहीं सर, हमने पांव नहीं पकड़े। देखिए सियासत में क्या जो बातें इमरान नियाज़ी साहब करते रहे हैं, क्या उन पे कोई उन्होंने अमल किया है? वो अपनी बात करें, ठीक है। हमारी इस बात पे नाराजगी थी उसके पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे, और जब परवेज मुशर्रफ साहब ने कू किया तो उस वक्त आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया और आपने एक डिक्टेटर के साथ मिलके एक नई पार्टी बना ली। ये इस बात पे नाला थी हमारी क़यादत, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजों सियासत है, सियासत में हमने देखना यह है कि जितनी बर्बादी, जितनी तबाही, जितनी बेरोजगारी, जितनी महंगाई इस गवर्नमेंट ने कर दी है, गुज़िश्ता 75 सालों में चीनी का उतना रेट नहीं था जितना अब हो गया। गुज़िश्ता 75 सालों में हमारे जो कर्जे थे वो इतने नहीं थे जिससे बढ़ के इन्होंने इन 3 सालों में ले लिए। गुज़िश्ता 75 सालों में इतनी बेरोजगारी इतनी नहीं थी जितनी अब आ गई है। सर आसान अल्फाज में आप खुद कह रहे हैं कि जी परवेज मुशर्रफ साहब के साथ मिलकर नई पार्टी बना ली थी और जरदारी साहब को आप कह रहे थे सड़कों में घसीटेंगे। इसका मतलब है कि उसूल नजरिया कुछ नहीं होता, मफाद अहम होता है। मफाद होगा तो आप किसी से भी बात किसी वक्त भी कर सकते हैं। नहीं, बात अगर घसीटने की बात करते हैं तो मैं ये समझता हूं कि एथिक्स के खिलाफ बात है। जब कोई शख्स अपने किए की बात मादरत कर ले, वो पार्डन कर ले, तो फिर उस बात को घसीटना नहीं चाहिए। जब मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि मुझे ये अल्फाज सियासत में नहीं
بہت شکریہ سر. آواز کا بھی کوئی مسئلہ ہے, وقتی قلت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب, آصف باجوہ صاحب, امجد آفرید صاحب, مصطفیٰ بلوچ صاحب, بہت شکریہ. بات ہم کر رہے تھے فواد چودھری صاحب نے اپوزیشن کو جو چیلنج دیا ہے کہ 24 گھنٹے میں تحریک عدم اعتماد لا کر دکھائیں تو لگ پتہ جائے گا, اور اس سے بھی بڑا الزام جو انہوں نے عائد کیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ حکومت کے 3 MNAs کو پیسوں کی پیشکش کی گئی ہے, یعنی کہ ہاؤس رائڈنگ ایک بار پھر شروع ہو گئی. جبکہ اگر ہم اپوزیشن کی بات کریں تو آج بھی اپوزیشن اس لمحے بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس نمبرز پورے ہو گئے ہیں, صرف ہم نے وقت کا تعین کرنا ہے اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو تحریک عدم اعتماد کے بعد PM کے لیے یعنی وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا جائے, کیونکہ اس میں 2 نام تو ظاہر ہے پہلے آپ چل رہے ہیں, فائنلی ایک کہا گیا ہے کہ جی شہباز شریف صاحب کا نام بھی اپوزیشن کی طرف سے شاید فائنل ہو گیا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے سرور میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا نگہبان.